वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर लेक्चर ऑफ पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम ब्रेन एस्पायर। और पिछले क्लास तक हम लोगों ने देख लिया था जो बेसिक इंट्रोडक्शन है फेडरलिज्म का, कि क्या है, कैसे हैं, क्यों फेडरलिज्म इम्पॉर्टेंट है, फेडरलिज्म में कैसे चीज़ों को हम देखते हैं, कैसे हम चीज़ों को गवर्न करते हैं, क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी इंपॉर्टेंट है, क्यों जुडिशियरी सिस्टम इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया था। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि कैसे फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है डिफरेंट तरीक़ों से। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फेडरेशन की। दो टाइप ऑफ ना फेडरेशन होता है। एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है, जिसका एग्जांपल है यूएसए एंड स्विट्ज़रलैंड। दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसका एग्जांपल है इंडिया एंड स्पेन। अब ये तो थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन मतलब जहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स एक साथ आते हैं और जुड़ते हैं। जैसे समझो कि यूएसए का एग्जांपल ले लो। यूएसए में ना क्या हुआ था, डिफरेंट अलग अलग ना ऐसे स्टेट्स से, डिफरेंट अलग अलग स्टेट्स से, ऐसे ये सब अलग अलग स्टेट्स से, ठीक है। ये कोई कंट्री नहीं था एक साथ, ये हर एक स्टेट ना एक अलग अलग कंट्री था एक टाइम पे, ठीक है। सब अलग अलग थे, सब ऐसे अलग अलग थे। मगर एक टाइम के बाद उन लोगों ने डिसाइड किया, सारे स्टेट्स ने डिसाइड किया कि हम सब लोग मिलके एक हो जाते हैं और एक पूरा कंट्री, एक बड़ा कंट्री बनाते हैं सब मिलके, जिसका नाम हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसीलिए बोला जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स मतलब बहुत सारे स्टेट्स आके यूनाइटेड होके बनाया गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये सारे स्टेट्स डिफरेंट अलग अलग थे एक टाइम पे, मगर उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम सब लोग एक साथ आके जुट के एक टोटल बड़ा सा गवर्नमेंट बनाएंगे, बड़ा सा कंट्री बनाएंगे, जिसका नाम दिया उन लोगों ने यूएसए या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये सेम चीज़ स्विट्ज़रलैंड में भी हुआ। तो इसमें क्या हुआ समझ पा रही है, यहाँ इसी को बोलते हैं कमिंग टुगेदर। क्यों? क्योंकि एक साथ आ रहे हैं, दे आर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ फेडरेशन, इसीलिए इसको बोला जाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर क्या होता है ये थोड़ा समझना है ना। देखो, इंडिया में हमेशा ना इंडिया एक यूनिफाइड कंट्री ही था, ठीक है। इंडिया में डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डायनेस्टीज़ थे, डिफरेंट डायनेस्टी रूल करता था, ठीक है। मगर इंडिया एक यूनिफाइड कंट्री ही था, इंडिया एक भूखंड था, है ना। अब इसके अंदर डिफरेंट डायनेस्टीज होने के बावजूद इंडिया हमेशा एक ही था। ब्रिटिश के रूल के टाइम पे भी इंडिया एक ही था। तो इंडिया कभी भी ऐसा नहीं था कि डिफरेंट स्टेट्स से आके जुड़ के इंडिया बना, नहीं, इंडिया ही था। इंडिया का अंदर डिविजन्स थे, स्टेट्स। अब इंडिपेंडेंस के बाद ये डिसाइड किया गया कि इंडिया ऐसे ही एक कंट्री रहेगा जो एक कंट्री है विथ डिफरेंट स्टेट्स। मतलब कंट्री के अंदर ही डिफरेंट स्टेट्स है, कंट्री का अंदर ही डिफरेंट स्टेट्स हैं, एंड दे आर होल्डिंग टुगेदर। मतलब ये सारे जो स्टेट्स हैं, ठीक है, पूरे इंडिया में सारे जो स्टेट्स होंगे, एक मिनट, सारे जो इंडिया के अंदर जो स्टेट्स होंगे ये एक साथ होल्ड कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। किसी भी स्टेट किसी को छोड़ के जा नहीं सकता, क्योंकि सब इंडिया के पार्ट है। इंडिया एक कंप्लीट कंट्री है और इंडिया को छोड़ के कोई नहीं जा सकता। सारे स्टेट्स एक दूसरे को होल्ड कर रहे हैं, एक साथ चिपके हुए हैं हर एक स्टेट इनटू फॉर्म द टोटल इंडियन फेडरेशन। इसीलिए इसको बोला जाता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसका एग्जाम्पल है इंडिया एंड स्पेन, ओके। अच्छा, इससे आने से पहले एक और चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, इसी स्लाइड पे अच्छा होगा। क्या होता है ना, जब कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है, डिफरेंट स्टेट्स एक साथ आके एक फेडरेशन बनाता है, वहाँ पे ना हर एक जो स्टेट होता है ना, स्टेट के पास बहुत ज़्यादा पावर होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावर होता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है, मगर स्टेट गवर्नमेंट के पास ऑलमोस्ट इक्वल पावर होता है कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। या कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट के पास किसी मैटर को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से भी ज़्यादा पावर होता है, ठीक है, ज़्यादा पावर होता है। तो इसीलिए कमिंग टुगेदर फेडरेशन में स्टेट गवर्नमेंट्स के पास बहुत पावर होता है, दे हैव ऑलमोस्ट इक्वल पावर टू द फेडरल गवर्नमेंट या फिर उनसे भी ज़्यादा, ठीक है। मगर होल्डिंग टुगेदर
फेडरेशन में, जैसे इंडिया, स्पेन, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा पावर होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा पावर होता है, उसके बाद होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, उसके नीचे होता है लोकल गवर्नमेंट्स के पास, यानी कि पंचायत में म्यूनिसिपैलिटीज़ के पावर। तो पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, ठीक है, धीरे धीरे पावर कम हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास उससे कम है, उससे भी कम है लोकल गवर्नमेंट के पास। ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में हम देख पाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इंडिया क्यों फेडरल कंट्री है? अच्छा देखो, इंडिया में पहला तो है, इंडिया को डिक्लेयर किया गया है एज एन यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों? क्योंकि इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स है जिनको यूनियन करके, जिनके बीच में संबंध करके इंडिया को रखा जाता है, बनाया जाता है, उसको मेंटेन किया जाता है। होल्डिंग टुगेदर हमने अभी पढ़ा ना, दे आर होल्डिंग ईच अदर, इसीलिए इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सारे फेडरल फीचर्स हम देख पाते हैं। क्यों? पहला तो है, इंडिया में डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है। दूसरा, ठीक है, जो चीज़ हम देख पाते हैं कि अब देखो इंडिया में ना ये 3 टायर गवर्नमेंट बाद में आया, ठीक है। कब आया, कैसे आया, मैं बताऊंगा। पहले सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स ही थे। अब ये लोकल गवर्नमेंट कब आया, कैसे आया, ये मैं बताऊंगा बाद में, इसी क्लास में इसी चैप्टर के अंदर बता दूंगा। अच्छा, अब इंडिया में पावर जो है ना, तीनों लेवल के बीच में पावर बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर मेंशन्ड है यूनियन लिस्ट में, स्टेट गवर्नमेंट के पावर मेंशन्ड है स्टेट लिस्ट में, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट का पावर कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली मेंशन नहीं है। लोकल गवर्नमेंट को कितना पावर मिलता है वो बताता है कौन? स्टेट गवर्नमेंट। सो स्टेट गवर्नमेंट ही बताता है लोकल गवर्नमेंट को कितना पावर मिलेगा, क्या मिलेगा, वो हम बाद में डिटेल में देखेंगे। अब यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट को छोड़ के एक और लिस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट में जो भी मेंशन्ड होता है ना, जो भी यूनियन लिस्ट में पावर, जैसे समझो डिफेंस, ठीक है, मेंशन्ड है यूनियन लिस्ट में, या फिर बैंकिंग मेंशन्ड है यूनियन लिस्ट में। तो डिफेंस, बैंकिंग, ऐसे जो टॉपिक्स हैं जो यूनियन लिस्ट में मेंशन्ड है, इनके ऊपर लॉ बना सकता है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स मेंशन है उनके ऊपर लॉ बना सकता है सिर्फ और सिर्फ स्टेट। जैसे समझो पुलिस स्टेट लिस्ट है, मतलब स्टेट पुलिस को लेके कोई भी लॉ सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना सकता है। और कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स मेंशन हैं जिनके ऊपर दोनों ही लॉ, मतलब यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकते हैं, मगर अगर लॉज में कॉन्फ्लिक्ट हो गए ना, तो यूनियन गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ है वो रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट का जो लॉ है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जैसे कि समझो कॉन्करेंट लिस्ट में एक सब्जेक्ट है एजुकेशन। अब एजुकेशन को लेकर समझो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया कि अब से क्लास 11, 12 ख़त्म करने के बाद, 12th के बोर्ड्स एग्ज़ाम देने के बाद तुम्हें एक और साल पढ़ना है स्कूल में, और एक और एग्ज़ाम देके फिर तुम स्कूल कंप्लीट कर पाओगे। मतलब एक और साल तुम्हें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के बाद स्कूल में। ये समझो लॉ बनाया यूनियन गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और स्टेट गवर्नमेंट ने बोला नहीं, ये नहीं होगा, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, ये स्टेट गवर्नमेंट ने बोला। अब अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बोला कि एक साल ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, वही लॉ लागू होगा। स्टेट गवर्नमेंट ने जो लॉ बोला वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में मेंशन्ड है, एंड कंकरेंट लिस्ट में अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ जो होता है वो दैट विल प्रिवेल, ठीक है। अब यूनियन लिस्ट में मतलब एग्ज़ाम में जब भी पूछेगा ये देखना है, मतलब यूनियन लिस्ट में समझो डिफेंस, बैंकिंग, ये सब मेंशन्ड है, मतलब ऐसे चीज़ जिनको सेंट्रली कंट्रोल करना, जो पूरे देश में एक ही जैसा होना इम्पॉर्टेंट है। मतलब डिफेंस पॉलिसीज़, मतलब कौन से बॉर्डर पे कितना
मिलिट्री रहेगा, कौन से बॉर्डर की मिलिट्री होगी, कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कौन से डिफेंस मैकेनिज्म हम इस्तेमाल करेंगे शत्रु से बचने के लिए। तीन सारे चीज़ों को सेंट्रली डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हर एक स्टेट अपने तरह से डिफेंस स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर दिए तो डिफेंस स्ट्रैटेजी में समानता नहीं रहेगा, डिफेंस स्ट्रैटेजी एक सिंक्रोनस वे में नहीं चलेगा। देयर विल बी लॉट ऑफ एसिमेट्री, नॉट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, मिसअंडरस्टैंडिंग। वहीं पे समझो स्टेट लिस्ट में पुलिस है, क्यों? पुलिस हर एक स्टेट का खुद का पुलिस होता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे समझेगा कि हर एक स्टेट का क्या इंटरनल प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए थ्रू पुलिस? थोड़ा ही सेंट्रल गवर्नमेंट समझ पाएगा, वो तो उस पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नमेंट समझ पाएगा, क्योंकि स्टेट का गवर्नमेंट पास से वो प्रॉब्लम्स देख पा रहा है ना। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट ने हमने ऐसे स्टेट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स रखते हैं जिनको स्टेट खुद हैंडल कर पाता है, ठीक है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फीचर्स सपोर्ट करते हैं, इसके एग्जांपल्स भी हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ों को देखते हैं। ये हम लोगों ने 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे एक चीज़ लिखते हैं, यूनियन का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट तो लोकल के अंदर दो आते हैं, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी। ये मैं डिटेल में बताऊंगा, मगर फिर भी ठीक है। अब कुछ स्टेट्स को ना स्पेशल स्टेटस दिया गया है, स्पेशल स्टेटस, जैसे आर्टिकल 371, ठीक है। आर्टिकल 371 के तहत कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। कौन से स्टेट्स? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिज़ोरम, ठीक है। ये ना कुछ स्पेशल पावर्स एंजॉय करते हैं अपने, क्योंकि देखो ये जो 4 स्टेट्स हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे इंडिजिनस ट्राइबल लोग रहते हैं जो मतलब जंगलों में रहते हैं, ठीक है। वो उतने मॉडर्न नहीं हैं और उनके ट्रेडिशन कल्चर बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द पीपल इन नॉर्दर्न इंडिया या फिर सदर्न इंडिया। तो उनके पर्टिकुलर कल्चर को रिस्पेक्ट करने के लिए हमने उनको ये पावर दिया है कि वो खुद ये डिसाइड कर पाते हैं कि वहाँ पे कैसे लैंड राइट्स कैसे गवर्न होंगे, वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर ट्रेडिशनल चीज़ें कैसे गवर्न होंगे, इंडिजिनस पीपल जो है मतलब जो वहाँ के ट्राइबल लोग हैं उनके कल्चर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। इन सब चीज़ों में उनको डिसाइड करने के लिए हक दिया गया, राइट दिया गया, ठीक है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट जाके नहीं बताता है उनको कैसे क्या करना है, वो खुद डिसाइड करता है। और वहाँ पे कुछ सिचुएशन में वहाँ पे जो गवर्नमेंट सर्विसेज होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के जॉब्स होते हैं, वहाँ पे उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे काम करने के लिए ऐसे लोग चाहिए जो वहाँ के कल्चर को समझते हैं, इसीलिए उनको वहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है। ये आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर को भी ये पावर मिलता था अंडर आर्टिकल 370, ठीक है। मगर आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड, वॉज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड इन 2019, तो उससे बाद से जम्मू एंड कश्मीर को ये पावर नहीं मिलता है, ठीक है। तब तक मिलता था, ऑलराइट। अच्छा, इसके बाद 3 लिस्ट हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, मैंने बता दिया है। मगर एक और चीज़ जो है वो है रेसिडुअरी पावर्स। रेसिडुअरी पावर्स क्या है? रेसिडुअरी पावर है, समझो कोई ऐसा चीज़, ठीक है, जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट कहीं पे भी मेंशन नहीं है, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, या फिर समझो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो चीज़ है ना, ये कोई भी तीनों लिस्ट में मेंशन है ही नहीं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग अगर कोई लॉ बनाना हो तो वो लॉ बनाएगा कौन? वो लॉ बनाएगा यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कोई भी ऐसा चीज़, कोई भी ऐसा टॉपिक जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है, उसको हम मानते हैं रेसिडुअरी पावर। और रेसिडुअरी पावर या रेसिडुअरी सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाने का हक होता है किसको? यूनियन गवर्नमेंट को, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट को या फिर पार्लियामेंट को। समझ में आया? आई होप आया।
तो यूनियन गवर्नमेंट को पावर मिलता है रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाने के लिए। रेसिडुअरी पावर्स क्या है, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स क्या हैं, वो ऐसा कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है जो तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है, जैसे कि एआई या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अनइक्वल फेडरलिज्म से देखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विल मीट सून।